नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है राज्यसभा का रण। जी हाँ, राज्यसभा का रण कहें, संग्राम कहें, महाभारत कहें, सब शुरू हो चुका है। अपनी अपनी गोटियां फिट की जा रही हैं, चौसर पर अपनी अपने बिसात बिछाई जा रही है। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर चुनाव हो रहा है, लेकिन उम्मीदवार 11 हो गए हैं। अक्सर देखा यह जाता था कि जितनी सीट हैं उतने ही उम्मीदवार खड़े होते थे और उसके बाद से मक्खन की तरह सब लोग नामांकित होकर के उच्च सदन पहुंच जाते थे। लेकिन इस बार पेच फंस गया है, बुरी तरीके से पेच फंस गया है। और अगर आंकड़ों की माने तो भारतीय जनता के पार्टी के पास में 8 सीटें जिताने का विधायक उनके पास में मौजूद हैं और उसके बाद 10 विधायक उनके पास में बचते हैं। और बात बहुजन समाज पार्टी की करें तो 18 विधायक उनके पास में है, लेकिन एक विधायक अनिल सिंह पहले ही भारतीय जनता पार्टी का रुख कर चुके हैं। बचे 17 विधायक। उनकी दम पर मायावती ने अपने कैडर के एक व्यक्ति को चुनाव पर खड़ा किया, राज्यसभा के लिए खड़ा किया। और कहा यह जाने लगा कि मायावती भारतीय जनता पार्टी से गुपचुप साठगांठ कर रही हैं, क्योंकि भाजपा के जो विधायक बचे हैं उनका सपोर्ट लेकर के वो अपने उम्मीदवार को राज्यसभा उच्च सदन पहुंचाना चाहती है। भाजपा के पास में जो 10 बचे हैं उसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि अपना दल सोनेलाल पटेल के भी 10 विधायक हैं और राजा भैया समेत तमाम निर्दलीय विधायक भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये कुल विधायक मिलाकर के इनकी संख्या होती है 23। और अगर मायावती के मिला दिए जाएं तो आसानी से एक सीट निकल सकती थी, लेकिन विपक्ष ने इसमें रोल अटका दिया। आज उस समय बवंडर मच गया जब बसपा के प्रत्याशी के 10 प्रस्तावकों में से 5 प्रस्तावक विधायक गुपचुप जा करके उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की। कमरे में लंबे समय तक बातचीत हुई और उसके बाद इन 5 विधायकों ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया। ये सबसे बड़ी घटना थी आज की कि जब इन 5 विधायकों ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया और उसके बाद 3 और विधायकों ने बसपा से अपना दामन छुड़ाने की बात करी। कुल मिलाकर के 8 विधायक बसपा के हाथ से और निकल गए। 18 में से एक पहले चला गया था 17 और अब बचे 17 में से 8, तो अब बचे कुल 9 विधायक। कैसे वो जितवा पाएंगे अपने उसको। उधर दूसरी तरफ गुणा भाग देखिए कि समाजवादी पार्टी के पास में विधायक हैं 48। 37 विधायक एक राज्यसभा सीट पर अपना उम्मीदवार को चयनित करवा सकता है। तो 37 के बाद में अब बचते हैं 11 विधायक समाजवादी पार्टी के पास में बचते हैं। और इन 11 के अलावा सुभाषपा के 4, तमाम निर्दलीय और ये बसपा के जो आए हैं इन सबको मिलाकर के, कांग्रेस के 5, उनके पास 7 थे, 5 बचे हैं। ये सब मिलाकर के एक अपना जो कारपोरेट जगत के बजाज साहब हैं उनको निर्दलीय जिताने की कोशिश की जा रही है। ये एक दूसरा गणित है। अब ये गुणा गणित भाग चल रहा है, लेकिन इसने एक और का खेल बिगाड़ दिया। अखिलेश यादव ने जहां मायावती का खेल बिगाड़ा तो वहीं अब खुद उनका भी खेल बिगड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि राम गोपाल यादव ने अपना गुस्सा जाहिर कर दिया है। उन्होंने स्वयं तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके लोगों ने कहा कि भाई अब उनकी सीट पर भी खतरा मंडरा सकता है। तो ये जो चुनावी रण है इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपको रूबरू करवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। यूपी के रास्ते देश की संसद के अपर हाउस में पहुंचने की लड़ाई दिलचस्प हो गई है। उत्तर प्रदेश में नवंबर के शुरुआती दिनों में होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले बीएसपी को बड़ा झटका लगा है। बुधवार को बसपा की ओर से प्रत्याशी रामजी गौतम के 10 प्रस्तावकों में से 5 ने अपना प्रस्ताव वापस लेकर रामजी गौतम की उम्मीदवारी पर संकट खड़ा कर दिया है। प्रस्ताव वापस लेने वाले 5 प्रस्तावकों ने पहले भी सपा के मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात की थी,
इसके बाद अब बसपा में बगावत के सुर दिखने लगे हैं। बीएसपी के 5 विधायक बुधवार सुबह अचानक विधानसभा में अपना प्रस्ताव वापस लेने पहुंचे, जिससे यूपी की राजनीति सरगर्मी बढ़ गई है। प्रस्ताव वापस लेने के बाद पांचों बीएसपी विधायक असलम चौधरी, असलम राइन, मुस्तफा सिद्दीकी, हाकम लाल बिंद, गोविंद जाटव विधानसभा से सीधे अखिलेश यादव से मुलाकात करने पहुंचे। और बता दें कि कल ही असलम चौधरी की पत्नी ने सपा की सदस्यता ली। विधायकों की बगावत पर बसपा नेता उमा शंकर सिंह ने पूरे घटनाक्रम को साजिश करार दिया। निश्चित रूप से अब ये लोग या तो अपना राजनीतिक हत्या कर लिए लोग कि भाई ये क्षेत्र में क्या जाएंगे, जनता तो यही कहेगी ना कि बताओ 5 करोड़ लिए थे कि 10 करोड़ लिए थे, बिना रुपया लिए तो आप भाई कल तक प्रस्तावक थे, कल तक तुम्हें जो जिसने विधायक जिस दल ने बनाया, भाई आप विधायक तो हाथी की चुनाव निशान पे बने हो ना, अपनी तो कोई आपकी अहमियत और अपनी कोई मतलब अवकात तो है नहीं। आप तो बहुजन समाज पार्टी की बहन सुश्री मायावती जी के आशीर्वाद से मिले बने और उनके साथ इतना बड़ा विश्वासघात किए। तो इसके पीछे दो ही चीज़ है कि भाई बड़ी मोटी रकम, वो भी सामने वाला चूँकि एक उद्योगपति है, लेकिन इसका ये कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो लोग जब कल प्रस्तावक थे और आज जाके कह रहे हैं कि नहीं वो टाइम समाप्त हो गया नॉमिनेशन का, और आज जाके कह रहे हैं कि हम प्रस्तावक नहीं रहेंगे, तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। बता दें कि बीजेपी आसानी से राज्यसभा चुनाव की 10 में से 9 सीटें जीत सकती है, लेकिन उसने 8 उम्मीदवार ही मैदान में उतारे। सपा ने संख्या बल को ध्यान में रखते हुए प्रोफेसर राम गोपाल यादव को उम्मीदवार बनाया और एक निर्दलीय प्रत्याशी प्रकाश बजाज को समर्थन दिया। प्रकाश बजाज वाराणसी के रहने वाले हैं और बीजेपी का नवा प्रत्याशी न आने से बीएसपी निर्विरोध चुनाव जीत जाती। इसलिए बीजेपी और अपना दल के 25 सशक्त विधायक होने के बावजूद भी बीजेपी ने अपना नवा प्रत्याशी नहीं उतारा। दरअसल बीएसपी महज 18 विधायकों के साथ राज्यसभा की एक सीट जीत जाती, लेकिन अंतिम मौके पर सपा ने निर्दलीय प्रत्याशी उतारकर लड़ाई को दिलचस्प मोड़ पर पहुंचा दिया। यूपी में 10 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है, इसके लिए कुल 10 प्रत्याशी मैदान में हैं। अब सभी की निगाहें बीजेपी पर हैं कि वो अपने बचे हुए विधायकों का समर्थन किस प्रत्याशी को देगी। मौजूदा गणित के अनुसार बीजेपी 8 सीटों पर आसानी से जीत दर्ज कर सकती है, जबकि सपा के पास भी जीतने का मौका है। लेकिन बसपा के प्रत्याशियों निर्दलीय उम्मीदवार के बीच मुकाबला हो सकता है और अब बसपा प्रत्याशी के प्रस्तावकों ने जो झटका दिया उससे मुश्किल अधिक बढ़ गई है। स्पेशल डेस्क के न्यूज। जी हाँ, फंस गया है पेच। राजनीति बड़ा अजीब खेल है और संभावनाओं का खेल है, कब क्या हो जाए कोई कुछ नहीं कर सकता। उम्मीद ये की जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी ने नवा उम्मीदवार अपना इसलिए नहीं खड़ा किया क्योंकि वो बसपा को समर्थन देकर के उसको ओबलाइज करना चाहती थी। क्या ये अपने आप में बड़ी राजनीति थी और इसको भांपते ही कांग्रेस, सपा, सुभाषपा और दूसरे छोटे दलों ने हाथ मिला लिया। आरएलडी इन सब ने हाथ मिलाया और अपना एक निर्दलीय उम्मीदवार, सपा का निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा कर दिया। कैसे सुलझेगा ये मामला और किस और बैठेगा, किस करवट बैठेगा ये ऊंट, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में सभी खास मेहमान जुड़े हुए हैं, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ में राघवेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक हैं। बहुत स्वागत है राघवेंद्र सिंह जी आपका। जगदेव सिंह जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ राजीव उपाध्याय जुड़ चुके हैं, बसपा के समर्थक हैं, बसपा से ही वो सभासद भी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और इसी के साथ हमारे साथ में कांग्रेस के कद्दावर नेता, पूर्व सांसद, 4 बार के पूर्व विधायक हरेंद्र मलिक साहब भी जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सीधा राजीव उपाध्याय का रुख करेंगे। राजीव उपाध्याय जी, क्या गुणा गणित था और कहां खेल गड़बड़ा गया? गुणा गणित नहीं, लोकतंत्र के अंदर हर राजनीतिक दल का अधिकार होता है कि वो राजनीति करने के लिए जब उतरता है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अंदर, तो उसको अपना प्रत्याशी खड़ा करने का अधिकार होता है। मान लीजिए राजनीतिक दल तो अलग विषय है, हर आदमी को राजनीति के अंदर कूदने का लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में होता है। अब चूंकि 8 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट खड़ा किया, 1 सीट पे समाजवादी पार्टी कैंडिडेट खड़ी करी और 1 सीट पे बहुजन समाज पार्टी ने कैंडिडेट अपना दिया। अब चूंकि एक प्रत्याशी और निर्दलीय के तौर पे आ गए और आने के बाद चुनाव हो रहा है राज्यसभा के अंदर। जब चुनाव हुए हैं, आपने पिछला चुनाव भी राज्यसभा का देखा जिसमें हमारे गंगाराम जी प्रत्याशी थे,
इस तरह के कई बार ऐसा राजनीति के अंदर होता है कि संभावनाओं से राज्यसभा के चुनाव कई बार हुए हैं, कौन विधायक कहाँ वोट दे जाता है। कई बार एक दूसरे दल को इधर से उधर जा करके विधानसभा के जो विधायक लोग हैं वो वोट करते हैं। और चूंकि बहुजन समाज पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और उसका अधिकार बनता है कि वह चुनाव में कूदे, तो वो अपना एक प्रत्याशी राज्यसभा के अंदर दिया। बाकी प्रदीप जी कोई ऐसा खेल जिस तरह का समाजवादी देखो बाहर को खड़ा है घर में, कल से समाजवादी पार्टी उसको एक दूसरा रूप देने का प्रयास करी, घर में देखना, उसी परिप्रेक्ष्य में अपना एक प्रत्याशी भी दिया। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। हमारा अधिकार बनता है लोकतंत्र के अंदर, हमारा अधिकार बनता है कि हम चुनाव में जाएं। बिल्कुल ठीक बात, हमारा अधिकार बनता है कि हम नहीं, बिल्कुल ठीक बात। लोकतंत्र में अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, उम्मीदवार खड़ा करने का अधिकार है। बिल्कुल ठीक करें राजीव जी, बने रहिए आप हमारे साथ। ठीक है, आएंगे आपके पास में। ठीक है, ठीक है, हाँ बिल्कुल अधिकार है और आपका अधिकार, पूरा अधिकार सुरक्षित है। राघवेंद्र सिंह जी, कहाँ गड़बड़ हो गई? बहुत स्मूथ चल रहा था आपका सब कुछ। जी प्रदीप जी, जी आपको आवाज मिल रही है? दोहरा दे के बेहतर रहता है। गड़बड़ ये है, चूक कहां से हो गई, गड़बड़ कहां से हो गई? पार्टी के पास 8 प्रत्याशी जिताने के सदस्य थे, 8 प्रत्याशी खड़े किए। 9वें में उन्हें लग रहा था कि हमारी कहीं चूक हो सकती है, तो भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ऐसी चूक नहीं की। हमारे 8 सदस्य राज्यसभा के चुन करके जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी खुला खेल बुर्खाबाजी करती है, ईमानदारी से प्रत्याशी खड़े किए। खाटी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, 8 के 8 उठा करके देख लीजिए। विषय तो समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी का है। जो ये मलाई खाने के लिए कोई पूंजीपति लाके लड़ा रहा है, तो कोई आर्जक व्यक्ति लाके लड़ा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से काम करने वाला राजनीतिक दल है। 8 के 8 प्रत्याशी हमारे जीत रहे हैं। और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की जो ये विवाद है, मलाई खाने का विवाद है, जो ये विवाद है और चतुर भतीजे के बीच की लड़ाई है, और कुछ नहीं है। ये लोग जो है हॉर्स ट्रेडिंग जो कर रहे हैं, वो पूरा उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है प्रदीप जी, किस तरीके से ये लोग लोकतंत्र की आड़ में राजनीति का एक गंदा खेल खेलने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, मैं पुनः कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के पास 8 प्रत्याशी जिताने के सदस्य थे, मात्र 8 लड़ाई है, 9 का कहीं कोई विषय नहीं। ठीक है, 9 का कहीं कोई विषय नहीं। ठीक है, ठीक है। जगदेव सिंह जी, क्यों आप चले थे दूसरे का खेल बिगाड़ने, बिगाड़ भी दिया, आपका भी खेल बिगड़ रहा है इससे। माननीय रामगोपाल जी, मैं प्रत्याशी होंगे, हमारे यहाँ कोई शंका ही नहीं। खेल बिगाड़ा दूसरे लोगों का, जो दूसरों के सारे पर। अब बहन मायावती जी की बात करते हैं। बहन मायावती जी तो आज की तारीख में बीजेपी की बी टीम है। आप जानते हैं कभी भी उपचुनाव बसपा नहीं लड़ती थी। इस बार पूरे जो उपचुनाव साथ हो रहे हैं, भाई बहन चुनाव लड़ा रही, क्यों लड़ा नहीं? वो बीजेपी के सारे बढ़ा रही है। बीजेपी की इनकी साठगांठ है और बीजेपी के वो दबाव में है, सीबीआई की वजह से उनके दबाव में है। 400 करोड़ उनके चले गए। तो ये मायावती जी है, पैसों खेल खेलती है। बहन हम जानते हैं, बहन जी तो गए दलित नहीं, दौलत की बेटी है, तो वोटों में सौदागर हैं, तो सौदा करना जानते हैं, सौदा कर लेंगे बीजेपी से, और बीजेपी से मिलकर जिताना चाहती है। लेकिन आज जनता समझ रही है कि पूरे देश प्रदेश में हो क्या रहा है। उपचुनाव हो रहे हैं, मैं तो क्षेत्र में जाकर देख रहा हूँ, आज जिस तरह से लोग दुखी हैं, सारे लोग इस सरकार से पीड़ित हैं, चाहे किसान हो, मजदूर हो, और चाहे दलित हो, और चाहे नौजवान हो, पीड़ित है। और ये अभी उपचुनाव हो रहा है। देखिए, उपचुनाव में हमेशा सत्ता पक्ष अपना गेम करती है, लेकिन इस चुनाव में जनता अपना गेम करेगी। पिछले चुनाव में आप देख लिया, हमने गोरखपुर हराया माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ, और किशोर मौर्य जी को हराया, फिर वही होने जा रहा है। तो बीजेपी का खेल है, बीजेपी की बी टीम में मायावती का खेल बिगड़ रहा है। और किसी ने आज उनके 5-5 और 8-8 विधायक सब जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? वो भविष्य देख रहे हैं कि अगला भविष्य माननीय अखिलेश यादव का है, अगला भविष्य समाजवादी पार्टी का है, अगला अगर 222 में कोई मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बनेंगे, इससे सारी टूटे मची हुई है। हर पार्टी, अभी बीजेपी के लोग टूटने तैयार हो गए हैं। आप देख तो लीजिए क्या खेल हो रहा है, अब क्या स्थिति बनेगी। जनता सख्त बन रही है, जनता सब जानती है, और पूरा जवाब जनता भारतीय जनता पार्टी को और बहुजन समाज पार्टी को देने के लिए मन बना चुकी है। और आगे अब आप देख लीजिए, जो 10 तारीख चुनाव परिणाम आएगा, पता लग जाए क्या चीज होती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हरेंद्र मलिक साहब, आपका भारतीय जनता पार्टी ने कई बार खेल बिगाड़ा, कई विधायक आपके तोड़ दिए, आदित्य सिंह, राकेश सिंह
और जिनको आपने विधायक बनवाया, एमएलसी बनवाया, उन्हीं को आपकी जो सुप्रीमो है उनके खिलाफ खड़ा कर दिया। क्या लगता है आपने बढ़िया मौका तलाशा और चौका मार दिया, खेल बिगाड़ दिया आपने? सत्यता यह है कि राज्यसभा के चुनाव में जो हो रहा है दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जिम्मेदारी माननीय नेता सदन यानी माननीय मुख्यमंत्री जी की और माननीय नेता विरोधी दल यानी कि माननीय अखिलेश यादव जी की जिम्मेदारी बनती थी कि माननीय नेता सदन सबको बुला करके बैठ के बात करते और संख्या बल के आधार पर तय करते कि आपको ऐसे ऐसे कैंडिडेट लड़ाने। तो निश्चित रूप से जो लोकतंत्र पर कलंकित होने का काम होता है, कितने ही दिन अब चलेगा हॉर्स ट्रेडिंग का मामला, उससे जनप्रतिनिधि और राजनीतिक दल बच जाते उस बुराइयों से। इन्हें बैठ करके बड़े नेताओं को समझ में नहीं आता कि जनता क्या कहती है हॉर्स ट्रेडिंग के बारे में। और दूसरी स्थिति ये भी है कि अभी जो ये भाई राघवेंद्र जी कह रहे थे, मैं इनसे जानना चाह रहा क्या इन्होंने तय कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी किसी कैंडिडेट को, 9वें कैंडिडेट को वोट नहीं करेगी? अगर आज भारतीय जनता पार्टी ये तय कर ले कि हम 9वें कैंडिडेट को वोट नहीं करेंगे तो हॉर्स ट्रेडिंग होने की ही नहीं। हॉर्स ट्रेडिंग तो सत्ता पक्ष के इशारे पर होंगी और निश्चित रूप से ये लोकतंत्र को कलंकित करने का काम है, जिसे रोक सकता है तो केवल और केवल सत्ता पक्ष रोक सकता है। इनके पास इतना संख्या बल है कि ये अगर ये तय कर ले हम 9वें कैंडिडेट को वोट नहीं देंगे तो हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होगी। पर हॉर्स ट्रेडिंग हो इनके इशारे पर रही है और ये बहुत बुरी बात है। हम जो सफेद कुर्ता पहन करके क्षेत्र में जाते हैं, जब लोग पूछते हैं राजस्थान में 25 करोड़ का रेट था, अरे नहीं मध्य प्रदेश में 30 करोड़ का रेट था, तो लोग ये कहते हैं कि आते हैं चुनाव लड़ते हैं करोड़ों में बिक जाते हैं। जिस तरीके का खेल अब हुआ है, मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी जिनके साथ हम सदन में बैठ करके देखा, चाहे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हो या मुरली मनोहर जोशी जी हो, कलराज मिश्र जी हो, कल्याण सिंह जी हो, हम सबके साथ में सदन में बैठे हैं। वो शायद इस बात से के अडवाणी जी थे, लाल कृष्ण अडवाणी जी, वो शायद इस बात के को लाइक करने वाले नहीं थे, शायद लाइक नहीं करते। चूंकि मेरे याद है आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, अब समय बदल गया है ना हरेंद्र मलिक साहब, समय बहुत तेजी से बदल गया है, 21वीं शताब्दी आ गई है। ठीक है सर, आएंगे आपके पास में। राजीव उपाध्याय जी, आपके पास मात्र 18 विधायक, जिसमें से अनिल सिंह पहले ही बाहर चले गए, भाजपा का दामन थाम चुके, बचे 17 विधायक की दम पर 37 विधायकों की जरूरत है एक उम्मीदवार को जिताने के लिए। 20 विधायक कहां से आते हैं आपके, जरा बताइए तो। समाजवादी पार्टी ने अभी हमारे बुजुर्ग जो बैठे हैं सामने, जगदेव सिंह यादव जी, अभी चर्चा कर रहे हैं कि बी टीम की तरह भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह बहुजन समाज पार्टी कार्य कर रही है। आपको याद होगा, कुछ दिन पीछे जाइए आप, लोकसभा का सदन चल रहा था चुनाव से पहले, इसी जो अभी वर्तमान जो लोकसभा चल रही है इससे पहले, और आपके सबसे बड़े नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने सदन के पटल पे क्या चीज कहा था वो सबको याद होगा, पूरा देश। वो ठीक है, वो सबको याद होगा। नहीं वो ठीक है कि प्रधानमंत्री वापस चुन के आएंगे, दोबारा सदन में आएंगे, सदन के अंदर का था। लेकिन मुझे ये समझा दीजिए राजीव उपाध्याय जी कि आपके पास 17 विधायक, 37 विधायकों की जरूरत है, कहां से आते हैं वो 20 विधायक? देखिए के अंदर हम चुनाव में आए हैं, निश्चित तौर पे बहन जी ने जो निर्णय लिया, निश्चित तौर पे अरे कोई गुणा गणित किया होगा ना कि बाकी विधायक कहां से आएंगे। निश्चित तौर की पार्टी के ही 4 एमएलए हैं, उनसे भी गुणा गणित किया होगा। हाँ। आपके पार्टी से बात किया होगा। जहां तक इतना इजी वे में बहन जी ने कैंडिडेट नहीं दिया होगा। आप भाई राजीव उपाध्याय जी, मुझे एक बात बता दीजिए, आप भारतीय जनता पार्टी का नाम लेने से इतना डर क्यों रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के नाम लेने, उनके पास तो 24 विधायक हैं, खाली है। नहीं, हम तो समाजवादी पार्टी के भाई से जानना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी के पास 48 वोट है कुल, और उन्होंने 2 कैंडिडेट दिया है। और आप ही अभी कह रहे थे कि उनके एक नेताजी नेता सदन जो राज्यसभा में, आपसे समझ लूं। नहीं, अब मैं पहले आपसे समझ लूं। आप ये बताइए, मुझे एक चीज बता दीजिए, ये सीधा गणित था ना? सवाल ये है, सीधा गणित था। 17 आपके पास में है, 24 भारतीय जनता पार्टी के पास में एक्सेस बचेंगे,
तो 24 और 17 मिला करके आपका उम्मीदवार चयनित हो जाएगा। क्या यही गणित था? ये तौर पे कुछ अच्छा गणित लगा रहे होंगे आप, लेकिन मैं तो समाजवादी पार्टी के भाई से जानना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी ने जो 2-2 प्रत्याशी दे दिए, अगर इनको देखा जाए कि 48 सीटें अगर उसमें से एमएलए की हटा दी जाए तो 48 हटाने के बाद 11 बचती हैं, तो 11 में 37 का जुगाड़ कहां से होगा? निश्चित तौर पे माननीय सांसद जो कह रहे हैं, नहीं 48 में 37 पर 48 में मैं बता रहा हूं ना आपको, 48 में 37 पर एक चुने जाएंगे और उसके बाद 11 बचेंगे ना जी। 17 है, आज आपकी बात मान ले तो 17 है जी। तो अगर आप 11 जी बिल्कुल ठीक करें, 11 उनके पास 11 हैं। ठीक है ठीक है ठीक ठीक है ठीक है, आएंगे फिर आपसे समझेंगे, आएंगे। अरे सुभाषपा के भी 4 हैं, सुन लीजिए, सुभाषपा के 4 हैं, आरएलडी का 1 है, कांग्रेस के 5 हैं, तमाम विधायक है। मैं आपको पूरा गणित घोड़ा गणित समझाऊंगा, दोबारा चाहूंगा। राघवेंद्र सिंह जी का रुख करेंगे। राघवेंद्र सिंह जी, मुझे जरा ये समझा दीजिए, आपके पास में सबसे ज्यादा विधायक और 8 राज्यसभा सीटें जीतने के बाद भी आपके पास में आपके सहयोगियों को मिलाकर के, निर्दलियों को मिलाकर के 24 विधायक बचते हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी इन 24 विधायकों का क्या करती? क्योंकि आपने तो 8 ही कैंडिडेट खड़े किए। जोन में नहीं जाना चाहती है प्रदीप जी, पहली बात तो यह है जी। उसे लगा कि उसके 8 सदस्य जो हैं बिना किसी व्यवधान के सदन पहुंच सकते हैं, उन्होंने 8 प्रत्याशी खड़े किए। 90 में उन्हें लगा रिस्क जोन आ सकता है, तो उन्होंने नहीं खड़े किए। भारतीय जनता पार्टी के 8 के 8 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के। राघवेंद्र सिंह जी, भाई राघवेंद्र सिंह जी, आप तो माहिर खिलाड़ी हैं इस खेल के, मतलब भारतीय जनता पार्टी तो माहिर है। आप सवाल सुन लीजिए, सवाल सुनिए ना। मैं प्रदेश की बात अगर करूं तो यहां जो विधान परिषद में आपको 5 विधायक चाहिए थे, 5 सीटें चाहिए थी, वो आपने बुक्कल नवाब, पता नहीं कौन कौन से नवाब से रिजिग्नेशन करवा करके अपने लोगों को अंदर पहुंचा दिया। आप तो माहिर खिलाड़ी हैं इसके। ठीक है, सिद्धांत रीत के साथ जो जोड़ना चाहता है उसका स्वागत है, लेकिन समाजवादी पार्टी के सिद्धांत तो आप और लोगों को जोड़ लेते। 24, 6, 30 और 7, 37 11 विधायकों को आपको जोड़ना था और आपके लिए यह काम कतई मुश्किल नहीं था। लेकिन क्या आप मायावती को यहां पर ओबलाइज करके उपचुनाव में उनका आभार लेना चाह रहे थे? यह रणनीति थी आपकी? नहीं, ऐसा पार्टी को आप हमसे बेहतर जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है। अरे भाई पार्टी का काम नहीं करती। कभी भी अरे भाई पार्टी आपकी है, आप अच्छी तरीके से जानेंगे। चुनाव बीजेपी के सारे लड़ रही है, ये अंडरस्टैंडिंग है इनकी। बड़े भाई 8 हम राज्यसभा, ये अंडरस्टैंडिंग है। 8 खड़े, कभी चुनाव नहीं ले रही आज तक बीएसपी उपचुनाव। ये बीजेपी की और मायावती अंडरस्टैंडिंग है। ये जो सीट की बात है, आप नजर आ रहा है, इसमें कोई इब्बत की बात नहीं है। स्पष्ट, इसमें जुटलाने की जरूरत नहीं है। स्पष्ट है। अधिकार तय करने का अधिकार बीएसपी के पास रहने दीजिए कि कब वो बाई इलेक्शन में खड़ा करेगी और कब मेल इलेक्शन में खड़ा करेगी प्रत्याशी। कम से कम सिर्फ तालमेल है, चुनाव है, करने जैसे तभी तो है ना। आपने डरवा दिया, सीबीआई का डर दिखा दिया, 4 करोड़ जब्त करा दिए तमाम लोग। अब डंडा सीबीआई चलाने के बाद आपने अपने पक्ष को कर लिया, भयभीत कर लिया हमको। सीबीआई का कोई हमने चोरी किया है कि सीबीआई का डर है ना? हमारी नेता। अरे 400 करोड़ क्या हुए? 400 करोड़ मायावती के साथ क्या हुआ? अरे 10 चुनाव हमने जितवाया, उसके बाद मायावती आप पाले में आ गई, उसके बाद वो हो गया, अलग हो गई, 0 से हीरो बना दिया समाजवादी पार्टी में। माननीय अखिलेश यादव ने 0 से हीरो बना दिया। हमारे 8 से क्या स्थिति हुई? ये धोखा खाया ना है, तो बीजेपी की सारे ने किया। इससे आप 3 बार साथ रह चुके, मुख्यमंत्री बना चुके, आप क्यों बोलते हैं? जगदेव जी, सीबीआई का क्या मामला? जगदेव जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, जरा मुझे, ठीक है, मुझे जरा ये गणित समझा दीजिए। आपके पास जो विधायक हैं वो 48, आपके एक विधायक 37 विधायक लेकर के आसानी से जीत जाएंगे, ठीक है? तो 11 विधायक आपके पास बचते हैं, तो आपको दूसरा जो उम्मीदवार है उसको कैसे जितवाते? एक गणित है, राजनीतिक समझते हैं आप भाई। वोट उतने आवश्यकता उतने मिले तभी तो होंगे।
तो एक आधार बनता है। हमारे पास वोट है और आज आप देख तो रहे हैं देश की क्या स्थिति है। टूट टूट लोग आ रहे हैं, अपने आप भग रहे हैं, अपना भविष्य सुधार रहे हैं। विधायक लोग आगे वाले 1-1.5 साल बाद चुनाव होना है, अगले बार। आज बीजेपी का अगर कोई विकल्प है, सारी जनता जानती है, तो समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय तो नहीं है। सारे टूट टूट के आ रहे हैं। लेकिन आप जरा ये सुन लीजिए, एक सवाल सुन लीजिए जगदेव जी, एक सवाल सुन लीजिए। राजीव जी रुकिए, एक सवाल पूछने दीजिए जगदेव जी से, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है जगदेव जी, मुझे बताइए, आप दूसरे का खेल बिगाड़ते बिगाड़ते कहीं अपना खेल ना बिगाड़ पड़े, या होम करते करते कहीं हाथ ना जला लें। राम गोपाल नाराज हो गए हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं है कि ये निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा हो रहा है, और वो उनको ये लग रहा है कि बिना उनके बताए इस उम्मीदवार को खड़ा किया गया है, और ये उम्मीदवार हो सकता है उन्हीं का खेल बिगाड़ दे। पक्की है, तो कोई दौरा नहीं, साहब की कोई नाराजगी नहीं, सब आपस के अंदर सैनिक है। माननीय हमारे अखिलेश अखिलेश यादव ने सारी बातचीत करके रखा है, और हमारे वोट बचते हैं जो आ रहे हैं, हमारे पास लोग आ रहे हैं, वो विकल्प है उसमें। साहब का कोई इम्पैक्ट का कोई मतलब ही नहीं है। एक सीट हमारी थी, एक सीट हमने खड़ी की है, और बाकी जगदेव जी, आपके थिंक टैंक, सुनिए, आपके थिंक टैंक नाराज हो गए हैं, आपको पता है क्या इस बात का? इस तरह की गलत अफवाहें, गलत बात नहीं होनी चाहिए। वो ईमानदारी से सारे लोग साथ हैं, अच्छा, मतलब बाकी के लोग नाराज हैं तो वो नाराज हैं, आपके लोग नाराज नहीं हैं। बसपा के विधायक नाराज हैं, वो आपको ज्वाइन कर रहे हैं, तो बसपा के विधायक नाराज हैं, लेकिन आपके लोग नाराज नहीं हैं। जी, अपना भविष्य देख रहा है, आने वाला 2022 चुनाव देख रहा है। अरे आपके थिंक टैंक नाराज हो गए जगदेव जी, मैं बार बार कह रहा हूं, आपके थिंक टैंक राम गोपाल नाराज हो गए हैं। वो खुद तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, अपने समर्थकों से बुलवा रहे हैं। वो पूरी तरह सहमति, सारी बात होकर के हुई है, राष्ट्रपति ने बात की है। ये गलत अफवाहें, गलत जो मिसअंडरस्टैंडिंग लोग क्रिएट कर रहे हैं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपके ऊपर आए तो गलत है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के पार आएंगे तो जरा हरेन मलिक जी के पास चलेंगे और हरेन मलिक जी से समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी गुणागणित क्या है। उनके कई विधायक, 2 विधायक राकेश सिंह, आदित्य सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही तोड़ लिया है, तो क्या वो इस चुनाव में, राज्यसभा के चुनाव में अपना हिसाब किताब बराबर करने पर उतरे हैं क्या? ये गणित समझने की कोशिश करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है।
तुम में भी मैं हूं। शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सभी मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हरेंद्र मलिक साहब का रुख करेंगे। हरेंद्र मलिक साहब, क्या आपका हिसाब किताब बराबर करने का समय आ गया है? क्या आपको लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने आपके विधायक तोड़े हैं तो हिसाब बराबर कर लिया जाए? वोट की बात है। वोट तो सीएलपी लीडर, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और माननीय सभी सदस्य बैठ करके तय करते हैं विद द डायरेक्शन ऑफ नेशनल लीडरशिप। बट जहाँ कांग्रेस की जो मान्यता है वो भाजपा के साथ तो हम जाएंगे नहीं, ना भाजपा को किसी की जरूरत है जी। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र की रक्षा करने वाली पार्टी है। यहाँ तो एक अजीब किस्सा चल रहा है। अभी सीबीआई की चर्चा हुई, मैंने योगी जी का एक बयान सुना टीवी पर, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, कि हम जब से सरकार में आए हैं प्रदेश में कचरा साफ करने का काम कर रहे हैं और अभी नोएडा और ग्रेटर नोएडा की भी हजारों करोड़ की बेईमानी की करप्शन की फाइल हमारे पास रखी है कचरा साफ करने के लिए, वो भी कचरा साफ करें। उस बयान के बाद पॉलिटिकल एक्टिविटी अचानक स्टेट में खत्म हो जाती, स्टे हो जाती है। कांग्रेस के अलावा उसके बाद कोई बोलता नहीं। क्या मामला है हम समझते नहीं। कौन फाइल है, कैसी फाइल है, कौन जांच है, क्या जांच है। एक अनुरोध जरूर मैं करूंगा अपने सपा के साथियों से भी और बसपा के साथियों से भी, भाजपा के साथ, हम लोगों को लोकतंत्र को बचाना चाहिए। और जहां तक प्रोफेसर रामगोपाल जी की बात है, वो बहुत सीजन, सुलझे हुए और विद्वान व्यक्ति हैं। उनके बारे में तो हम चर्चा ना करें तो औचित्यपूर्ण रहेगा। वो समझदार आदमी। अरे भाई मलिक साहब, उनके समर्थक खुलेआम बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी सीट फंसा दी है। उनके समर्थक कह रहे हैं। निश्चित रूप से नहीं, उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। बिल्कुल उन्होंने रिएक्ट नहीं किया, मैं साफ से कह दे रहा हूं। मुझे कई बार वोट देने का मौका मिला है। मैं ये जानता हूं कि ये सत्ता पक्ष का खेल है और सत्ता पक्ष किसे बना रहा है। हरेंद्र मलिक साहब, आप इतने मासूम नहीं हैं जितनी मासूमियत से आप कह रहे हैं कि ये सत्ता पक्ष का खेल है। सत्ता पक्ष का खेल जो था वो हमने आपके सामने रखा। अब जरा विपक्ष की बात कर लेते हैं। आपने अपना हिसाब किताब बराबर करने के लिए बहुत होशियारी से एक निर्दलीय को खड़ा किया। आप मुझे ये बता दीजिए किस बिना पर खड़ा किया? सपा, आपके पास तो कुल 7 विधायक हैं, उसमें से 2 चले गए पहले ही। सपा के पास में 11 बचते हैं, तो कैसे, कहां से जुटाएंगे ये आंकड़ा? तो आप आरोपित कर रहे हैं। हम ऐसा काम नहीं करते। हम तो सीधी सच्ची बात रखते हैं और बड़ी सीधी बात है कि हम सीधी सच्ची बात ये है मलिक साहब, सीधी सच्ची बात ये सुन लीजिए, सीधी सच्ची बात ये है, सपा के 11 और कांग्रेस के 5 और सुभाषपा के 4, आरएलडी का 1, कुछ निर्दलीय और जो बसपा से टूट के आए हैं वो सारे मिलाकर के आप एक नया समीकरण तैयार कर रहे हैं जिससे कि सत्ता पक्ष का खेल बिगाड़ा जा सके। सत्ता पक्ष से हमारी आइडियोलॉजी मिलती है। हमें दुख जरूर है कि सत्ता पक्ष संजीदगी दिखाता, सबसे बात करता तो शायद आज ये चर्चा ना होती।
और हॉर्स ट्रेडिंग की जो संभावनाएं नजर आ रही है वो संभावनाएं नजर ना आती। ये सारा सत्ता पक्ष का ही काम है। और उसके बाद माननीय नेता विरोधी दल ने क्या जवाब दिया, उन्होंने नेता विरोधी दल जाने, उन्होंने जवाब दिया होगा। हम तो अपने जो हमारे आदर्श है उन पर कटिबद्ध हैं। सबसे ज्यादा हॉर्स ट्रेडिंग की शिकार तो कांग्रेस ही हुई है। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा। मलिक साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। सुन लीजिए, सबसे ज्यादा आप शिकार हुए हैं हॉर्स ट्रेडिंग के, और सबसे ज्यादा शिकार आपने किया भी है। लेकिन फिर से तैयार हो जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि जिस चीज के आप पहले से इतने शिकार हो चुके हैं, कुछ और आपके विधायक शिकार हो जाएं। याद रखिएगा। अब तो काम काम के बचे हैं, अब कोई शिकार नहीं होगा। अच्छा, मतलब या आप कह रहे हैं कि वो थोथा थे सारे, आदित्य सिंह थोथा थी जी, राकेश सिंह थोथा थे जिनको आपने एमएलसी बनाया। राकेश सिंह थोथा हैं जिनको आपने एमएलसी बनाया था। आदित्य सिंह थोथा है जिनको आपने सूप से निकाल दिया, उड़ा दिया। जैसा स्वभाव सार सार को गाय दे, उड़ाए। आप कितने बड़े साधु हैं मलिक साहब, आप कितने बड़े साधु हैं, ये पहले पता चल गया कि कितनी बार सरकारें आपने गिराई हैं, कितने विधायकों को आपने भी तोड़ा है, कितनी बार सरकार केंद्र में बचाई है अपनी सांसदों को तोड़ करके। ये सब जानते हैं। ये सत्ता का खेल है। आपके बाद दोबारा से आएंगे। राजीव उपाध्याय जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे। क्या आपको लगता है कि आपका खेल बिगड़ गया, गौतम साहब राज्यसभा नहीं जा पाएंगे, या अभी कोई उम्मीद बची है? बिगड़ने और न बिगड़ने का तो ये तो जब चुनाव होगा, अब तो चुनाव सामने है और चुनाव होना है, लगभग तय हो चुका है। स्कूटनी चल रही है, कल तक निर्णय हो जाएगा कि चुनाव कब होना है, कैसे होना है। माननीय सांसद नहीं, चुनाव तो 9 तारीख को होगा, वो तो मुझे पता है। विरोधी नेता दोनों लोग मिलकर तय करेंगे रेगुलेशन कैसे चुनाव होना है। बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी दिया है और उसको कैसे जिताया जाएगा, ये बहुजन समाज पार्टी के नेता अपना तय करेंगे। माननीय राष्ट्रीय महासचिव की हम आपसे खेल नहीं, थोड़ा हम आपसे खेल समझना चाह रहे हैं ना। आंकड़े जुड़ेंगे कैसे? और आपके आज के दिन 8 विधायक तो छोड़ के चले गए। आपका तो खेल बिगड़ गया। कोई विधायक न गया है न आया है। कल तक आपको स्पष्ट स्थिति होगी। कई विधायक, माननीय विधायक जी लोग कहने लगे, अभी थोड़ी देर पहले ही न्यूज आ रही है, आप ही के चैनल से आ रहा है कि हम गलती से वहां चले गए थे, हम कोई ऐसा वो नहीं था। कई तरह के बयान आ रहे हैं कई चैनलों पे। तो वो सब चैनलों के बयान, और जब तक ऑथेंटिक सारी चीजें ना समझ में आ जाए तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है कि कौन कहाँ है, क्या है। रही बात, हमारे अभी एक भी विधायक इधर से उधर नहीं है। किससे मिलते हैं, अब मिलना जुलना कोई ऐसा नहीं होगा। मतलब आपको अभी भी उम्मीद है कि सब ये घर वापस आ जाएंगे। आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा कि जो विधायक गए हैं, जो लिस्ट हमने आपको दिखाई है, उसमें से 3 मुस्लिम हैं, अल्पसंख्यक हैं, और 2 जाटव हैं, यानी कि दलित के हैं जी। तो क्या आपका वोट बैंक खिसक रहा है? ना खिसका है ना खिसकेगा। समाजवादी पार्टी जिस तरह से प्रचार कर रही है कल से, और जिस तरह से प्रत्याशी ला करके कुदाया, और आप ही बता रहे हैं कि माननीय नेताजी राज्यसभा राम गोपाल जी नाराज भी हैं, वो उनका राजनीतिक सोच हो सकता है, उनकी राजनीतिक पार्टी का बात है, उसमें हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे, माननीय मंत्री जी बैठे हैं, कि 2012 से 2017 के दिन भी इस उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है, और उस जनता ने कानून व्यवस्था को बड़ी ही उससे देखा और उससे पीड़ित रही है। तो ऐसा नहीं है कि 2022 का नहीं, ये वो सत्ता पक्ष की बात छोड़ दीजिए, क्या पीड़ित रही है। राघवेंद्र जी करो करेंगे। राघवेंद्र जी, सपा में गुंडा राज सब रामराज आ गया क्या? ये बीजेपी की भाषा क्यों बोल रहे भाई? नहीं, माननीय ये प्रदर्शित करता है कि आप बीजेपी की पीटी में 2012 से 17 की जो व्यवस्था थी, वो 17 से अभी 20 तक जनता जेल में है। लोग याद करते हैं, अखिलेश यादव का कार्यकाल याद करते हैं। आप जनता बीच में जाइए तो पता चल जाएगा। विकास का 6 काम किए, 100 डायल करिए, 10 रुपए डायल करिए, 100 डायल, किसी गाड़ी की व्यवस्था की थी। माननीय जिस तरह की फेल हो गया, व्यवस्था आपको दिया, आज का व्यवस्था फेल हो गई है। राजीव जी ठीक है, राघवेंद्र जी के पास चलेंगे भाई।
राघवेंद्र जी के पास चलेंगे। राजीव जी आपके पास दोबारा से आएंगे। सरकार आएगी, बनाएगी, इतना तय कर लीजिए और इतना सोचिए। किसके सहयोग से बनाएगी भारतीय जनता पार्टी? किसके सहयोग से बनाएगी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से? क्या खबरें यही चल रही हैं? हो गए। अब जनता समझ गई है कि आप धोखा देने वाले लोग हैं, धोखा देते हैं। बीजेपी को धोखा दिया, उस समय सरकार बनने के बाद समाजवादी पार्टी धोखा दिया। ठीक है, ठीक है राजीव जी आप अनुसूचित वर्ग को भी नहीं छोड़ते, उससे पैसे भाई की काम करते हैं। अब पार्टियां पैसा देती है चुनाव में, बीजेपी और ये बहुजन समाजवादी पैसा लेकर बिखर देती है का प्रयास और सौदेबाजी करती है, और कोई ज्यादा दे तो उसको दे देती काट के। सारा देश सब लोग जानते हैं। सौदेबाजी को उसकी बात करते हो, हमारे यहाँ से कोई करेक्टर नहीं, कोई सिस्टम नहीं। ठीक है, तुम्हारा ठीक है राजीव जी। जगदेव जी आप भी रुकिए जरा, राघवेंद्र सिंह जी का रुख करेंगे। ठीक है बात हो गई आपकी। जगदेव जी ठीक है वो काम किसका याद करता? अगर काम याद कर रहा है जगदेव सिंह जी तो आप सत्ता से बाहर ना होते। और राजीव उपाध्याय जी आप भी सुन लीजिए। राजीव उपाध्याय जी सवाल सुनिए। राजीव जी सवाल सुनिए। अगर इतना बढ़िया शासन था आपका तो सत्ता से बाहर ना होते। जगदेव जी आप भी सुन लीजिए। अगर इतने अच्छे काम किए होते तो सत्ता से बाहर ना होते। याद रखिएगा ये बात को। राघवेंद्र सिंह जी का रुख करेंगे। राघवेंद्र सिंह जी ठीक है। अरे सबको याद करते हैं भाई, यहाँ जितने मुख्यमंत्री थे सबको याद करते हैं। राघवेंद्र जी के पास चलेंगे। रुकिए राजीव जी, रुकिए भाई। राजीव जी आप तो ऐसे नहीं थे, शांति से रुकिए, जरा सवाल पूछने दीजिए। राघवेंद्र जी मेरे पास लिस्ट है। आपके पास में जो विधायक हैं वो उन विधायकों के चुनने के बाद 296 आपके 8 राज्यसभा सांसद चुन लिए जाएंगे। उसके बाद आपके पास बचते हैं विधायक 8, और 8 के साथ साथ में आपके पास में अपना दल के 9, नितिन अग्रवाल समाजवादी पार्टी के 1, राकेश सिंह आदित्य सिंह कांग्रेस के 2, अनिल सिंह बीएसपी के जो आपके पास आ गए 1, राजा भैया निर्दलीय 1, विनोद सरोज राजा भैया के सहयोगी जो है वो 1, और अमन मणि त्रिपाठी निर्दलीय। ये कुल मिलाकर के आपके पास में 24 विधायक हो जाते हैं। आप तो आराम से नवी सीट निकाल लेते, क्यों नहीं खड़ा किया नवा कैंडिडेट आपने? जनता पार्टी में बार बार यही कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी को लगा कि स्मूथली हमारे 8 प्रत्याशी जीतेंगे, तो इस हिसाब से उन लोगों ने खड़ा किया। वर्तमान रूप में आज तक की बात जो है, हमारे पास कोई ऐसी अंदरूनी रणनीति नहीं है कि हम नवा प्रत्याशी खड़ी करें। मैं अभी तक बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता होने के नाते हमारे 8 प्रत्याशी हैं, अभी तक 8 प्रत्याशी ही हमारे हैं, नवा कोई प्रत्याशी नहीं है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ इस चर्चा में, नहीं भाई राघवेंद्र सिंह जी, राजनीति उतनी सीधी भी नहीं होती है जितनी आप बता रहे हैं। माफ करिएगा, मैं फिर से कहूंगा आपको, जब आपको केशव प्रसाद मौर्य को और योगी आदित्यनाथ सिंह जी को विधानसभा पहुंचाना था तो आपने विधान परिषद के जरिए पहुंचाया ना। दिनेश शर्मा को, ये सारे लोग जब सपा के और बाकी लोगों ने सीट छुड़वाई आपने, उसके बाद वो सदन में पहुंच सके थे। ये किसी से छुपा है क्या? आप आरोप कोई भी लगा सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार की कोई भी लगा सकते हैं। नहीं, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, जो सच्चाई है वो बयां कर रहा हूं। इस स्थिति में पहुंचे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता का विश्वास हासिल हो पाया है। एक बात और कहना चाहता हूँ प्रदीप जी, आपने मेरी बात बीच में काट दी। मैं कहना चाहता हूँ, राज्यसभा उच्च सदन है, उसमें राम गोपाल यादव या इस तरीके के व्यक्ति को पहुंचना चाहिए। ये जो समाजवादी पार्टी से एक नाम बजाज का आ रहा है, मैं तो उसे नहीं जानता हूं। अभी मैंने चर्चा की थी अपने नेतृत्व से, तो ऐसा लगा था जैसे ये कोई बड़ा पूंजीपति है। मेरा कहना है राजनीति के क्षेत्र में सामाजिक लोग ही आने चाहिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो। इस तरीके के लोग पैसे के दम पर जो राजनीतिक दल में अतिक्रमण कर लेते हैं और अपने जो काम कराने के लिए आते हैं, इनको प्रदेश और देश की जनता। एक मिनट, बस सुन लीजिए। राघवेंद्र सिंह जी,
राघवेंद्र सिंह जी, समाजवादी पार्टी के सेठ को आपने राज्यसभा पहुंचाया है, वो कैसे आदमी है जरा बता दीजिए। वो राजनीतिक आदमी है, वो सामाजिक आदमी है, वो किसी खिलाड़ी खेल से आए हुए हैं, वो सांस्कृतिक आदमी है? कौन है सेठ साहब? वर्तमान में आप आठों देख लीजिए, आप उसका मैं बात कर रहा हूं सेठ की, बातें मैं बात कर रहा हूं सेठ की, जिसको इसके पहले आपने राज्यसभा पहुंचाया था। जरा सेठ साहब के विषय में भी बता दीजिए जी। मलिक साहब, चलिए मलिक साहब, राघवेंद्र जी कह रहे हैं कि वो सीधे साधे लोग हैं, बहुत साधारण लोग हैं, साधारण सी पार्टी है, 24 विधायक उनके कुछ नहीं करते, खाली रहते। क्या आप इससे सहमत हैं? एक बड़ा सटीक जवाब सवाल आपने किया है सेठ साहब के बारे में। आदरणीय राघवेंद्र जी उसका जवाब नहीं दे पाए। और देखिए, राजनीति में एक तो जितना भी हो सकता था, अगर मैं फिर दोहरा रहा हूं, अगर सत्ता पक्ष चाहता तो ये स्थिति ना आती। हम लोग आपस में विचार विमर्श कर सकते थे। दल राजनीति में कोई छोटा दल बड़ा दल नहीं होता, परंतु संख्या बल जिसके पास होता है ज्यादा, उसका ज्यादा दायित्व बनता है। दूसरी स्थिति, अभी आपने हॉर्स ट्रेडिंग की मामले में कांग्रेस को आरोपित किया। मैं बड़ी विनम्रता के साथ आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं, उस समय हो सकते हैं दल बदल हुए हों, पर जिस प्रकार से बोली लगने का काम हुआ है, हाँ हुए थे, सरकारें गिरी थी, 100 से ज्यादा सरकारें गिराई थी आपने जी। परंतु जिस तरह का पैसे का चलन अब हुआ है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गोवा में, जिस तरह का चलन हुआ है, ऐसा चलन इतिहास में न भूतो न भविष्य हो। आज ये मानते हैं शायद भविष्य में भी नहीं होगा, परंतु ये हुआ। और आज भी जहां हम बैठ करके चर्चा कर रहे हैं, इन शंकाओं को निराधार नहीं कहा जा सकता कि यहाँ भी धन बल का इस्तेमाल होगा। कौन करेगा, कैसे करेगा? और आपने बहुत सही बात कही जो मैं नहीं कह सकता, मेरी सीमाएं है कहने की, कि कहा जो कैंडिडेट लड़ाए गए हो किसके सहारे पर खड़े किए गए हैं। गणित हर आदमी जानता है, ऐसे ही नॉमिनेशन फाइल करने नहीं आ जाता कोई, और ना कोई नेता कराता। ये सही है कि पार्टी के नेता तय करते हैं कहां से वोट आवेंगी, परंतु कहीं ना कहीं दाल में काला है। बिल्कुल ठीक है, दाल में काला है। ठीक है, दाल में काला है। राघवेंद्र जी, मलिक साहब आरोप लगा रहे हैं मध्य प्रदेश में आपने सिंधिया के साथ मिलकर के उनके 23 विधायक तोड़े, सरकार गिरा दिया। सीधी सी बात है, उन्होंने विचारधारा स्वीकार की, वो कांग्रेस के साथ नहीं रहना चाहते थे। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने कहा था 10 दिनों के अंदर हम किसानों को कर्जा माफ किया था उन्होंने। ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई थी मध्य प्रदेश में, कहीं नहीं काम ये लोग कर पा रहे थे। राघवेंद्र जी, बात यहाँ पर कर्जा माफी की नहीं हो रही है। राघवेंद्र जी, बात यहाँ पर कर्जा माफी की नहीं हो रही है, बात यहाँ पर राज्यसभा के ऋण की हो रही है। और हमने 72,000 करोड़ मलिक साहब, राघवेंद्र जी, हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि राज्यसभा का ऋण कैसे क्या होगा। हम आज किसानों पर चर्चा नहीं कर रहे। आप दोनों लोग सुन लीजिए, दोनों लोग सुनिए, जरा मुद्दे पर रहिए, मुद्दे से मत भटकिए। जल्दी से रघुवेंद्र सिंह जी आप ये बता दीजिए अब क्या होगा, फाइनल अब क्या होगा? और ये देश भारतीय जनता पार्टी का कोई लुका छुपा खेल नहीं है, तंत्र जो है अम्बानी अदानी का हो जाएगा। कोई ऐसा लुका छिपा खेल नहीं है। हमारे 8 प्रत्याशी हैं, वर्तमान में अभी तक 8 के 8 राज्यसभा पहुंचेंगे। आप ये बता दीजिए, 9 तो उम्मीदवार आसानी से चुन लिए जाएंगे, 8 आपके, 1 समाजवादी पार्टी का, 10वां उम्मीदवार कौन जीतेगा? राघवेंद्र सिंह जी जल्दी से बता दीजिए। हमारे आप इतनी बड़ी नहीं, आप इतनी बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपको तो सारी गुणागणित पता होगी ना। मैं कह रहा हूं मेरे 8 के 8 प्रत्याशी जीत कर सदन जा रहे हैं, और बाकी के 24 विधायक क्या करेंगे? 24 विधायक बाकी के नहीं, आपके 24 विधायक बाकी के बच्चे क्या करेंगे? नहीं, मैं फिर से पूछ रहा हूं।
विनम्रता से एक सवाल पूछ रहा हूँ, मैं बाकी के बड़ी विनम्रता से एक सवाल पूछ रहा हूँ, बाकी के 24 विधायक आप क्या करेंगे उनका? मैं रणनीति बता रहा हूँ। आज तक की, अभी तक की भारतीय जनता पार्टी के 8 अधिकृत प्रत्याशी हैं, 8 के 8 सदन में चुन के पूछ रहे हैं प्रदीप जी। ठीक है। मैं फिर अपनी बात दोहरा रहा हूं। ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है। मलिक साहब, अब आप बता दीजिए कि ये जो निर्दलीय प्रत्याशी है वो कैसे जीतेगा, जरा अपना गणित समझा दीजिए। जनता पार्टी, अभी आपके एक सवाल का जवाब राघवेंद्र जी नहीं दे पाए। आपने कहा जो 24 बैलेंस बचेंगे वो वोट मताधिकार का प्रयोग करेंगे नहीं करेंगे? जब इनकी स्थिति साफ हो जाएगी स्वतः ही सारा किस्सा शीशे की तरह साफ हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है इनका निशाना कहीं हो और तीर कहीं दूसरी जगह चल रहा हो। जरा आप अपने विधायकों के बारे में बता दीजिए कहाँ, जरा आप अपने विधायकों के बारे में बता दीजिए कहां वोट करेंगे जो 5 बचे हैं। मलिक जी, हमारा निशाना भी ठीक है, तीर भी सही लग रहा है। नहीं, आपका निशाना कहीं दूसरी जगह है। आपके 24 अच्छा, आपके 24 विधायक मताधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे या 8 में 3-3 आप एक्स्ट्रा कर देंगे? देखिए, इस दिन आपके 24 की देर हो मलिक जी, कुछ बता पाऊंगा? स्पष्ट बात है। आज तक की, अभी तक की मैं बात बता रहा हूँ। अभी तक की जो जानकारी है वो मैंने आपको बता दी है। वो तो प्रदीप जी हमसे और आपसे ज्यादा जानते हैं। हम बता सकते हैं। और ऐसा राघवेंद्र जी, प्रदीप जी हमसे और आपसे ज्यादा जानते हैं, तो मैं भी ये नहीं, माफ करिएगा भाई, नहीं माफ करिएगा भाई, आप लोग बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हैं, मैं तो अल्पज्ञ हूं। लीडर और एमएलए बैठ करके तय करेंगे प्रदेश अध्यक्ष के साथ और अपने निर्णय की अनुमति लेंगे राष्ट्रीय महासचिव जी से और प्रदेश कांग्रेस प्रेसिडेंट से, तदनुसार वोट करेंगे। ठीक है जगदेव, ठीक है, ठीक है जगदेव जी, आप जो आपने एक और कैंडिडेट खड़ा किया है राम गोपाल जी के अलावा, आप बता दीजिए बाकी के वोट कहां से मैनेज करेंगे? वैसे आपके पास में भी कुछ है जो मैं आपको बता सकता हूं। आपके पास कांग्रेस के 5, सुभाषपा के 4 और आरएलडी का 1, कुल मिलाकर के 20 तो ये हो गए आपके बच्चे हुए, और इनको मिलाकर के बाकी के 17 कहां से आएंगे? बहुत सोच समझ के विपक्ष रणनीति तय करता है और अंदर की रणनीति है। ये सब चीजें बहुत विपक्ष से आपका क्या मतलब है? नहीं करता। विपक्ष से आपका क्या मतलब है? आपके साथ कौन कौन नजर है ये भी बता दीजिए। इनवाइट होंगे और ये जरूर है कि मायावती का खेल बीजेपी बिगाड़ेगी, वो बिगाड़ रही है। बहन जी को लाठी पकड़ाए लालच दिया, चुनाव में हमारी मदद को कैंडिडेट लड़ा दो। अब वो ये भी धोखा होगा। ये धोखा बहन जी देती है हर एक को, और धोखा वो खाएंगी। ये सब सारा खेल बीजेपी का है, सत्ता पक्ष का है। एक खुरा खेल बरकरार किया, देख लीजिए सब सामने आ रहा है। टिक फाट टाइट होगा, टिक फाट टाइट होगा। जो जैसा करेगा उसको वैसा जवाब मिलेगा। जगदेव जी एक सेकंड, ठीक है, अपनी हाँ मलिक साहब से बात की थी। मैंने कहा तिवारी जी ये बताइए, मोना जी आपसे नेता विरोधी दल ने या नेता सदन ने राज्यसभा चुनाव के संबंध में कोई बात की क्या? तो उन्होंने कल मुझे ये बताया था कि माननीय नेता विरोधी दल ने या किसी नेता ने मेरे से अब तक कोई बात इस संबंध में नहीं की। ये तो सत्यता है। कल मेरी 4 बजे दिन में बात हुई दिन जब, तो कल तक तो बात किसी ने की नहीं थी कांग्रेस से। अब ये तो यही लोग हैं, अब ये कभी पत्रावली देखते हैं, कभी ये घोषणा देखते हैं, कभी चुनाव क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो यही लोग तय करेंगे। ठीक है मलिक साहब, ठीक है, ठीक है मलिक साहब, राजीव जी से पूछ लेते हैं। राजीव जी, जगदेव जी कह रहे हैं कि आप हमेशा दूसरों का खेल बिगाड़ते हैं, इस बार आपका खेल बिगड़ गया। तय होगा जी, लेकिन अभी तो कैंडिडेट हमने दिया, कैंडिडेट चुनाव जीतेगा चुनाव नहीं जीतेगा ये समय पे तय होगा। क्योंकि पिछले बार जो हमने कैंडिडेट का आधार दिया था, कैसे दिया? बिना बीजेपी की बात करके दे दिया आपने? आप बता दीजिए ना, करके दे दिया। आप बताइए, आपने बजाज को कैसे कैंडिडेट दे दिया? आप जब 10 वोटों पे कैंडिडेट दे सकते हैं तो क्या हम 18 वोटों पे अधिकारी नहीं बनते हैं माननीय कैंडिडेट देने का? तो ये ना कहिए कि हमने कैंडिडेट कैसे दे दिया। अभी तो एक कैंडिडेट उठा करके ले आकर के खड़ा कर दिया। अब वो कहां से ले आकर के खड़ा कर दिया है? तो इसलिए बिल्कुल सही बात। इसलिए अब नीति को राज रहने दीजिए या
नियम है, पता नियम है चलेगा। प्रकृति का। आप तो जैसा करेगा वैसे ही भरेगा। साथ में बाई इलेक्शन के भी रिजल्ट आ रहे हैं, उसके भी पता चलती है। बचेगा तो दूसरों वो धोखा जिससे देते हैं और खुद धोखा खाते हैं। जिसके वो साथ सारे बीजेपी जाएगी वो होगा। माननीय सांसद जी कौन कहाँ जा रहा है ये समय जिसके साथ बीजेपी जाएगी, ये नहीं वो कह रहा तय है हो उनके जाएगा। साथ जा रहे हैं। इनके 24 MP है, 24 MLA है उनके पास। 24 जिसके साथ प्लस हो गए वो विजयश्री हासिल करेगा। जी जी, ये आप लोग तय करेंगे किसके साथ आना किसके नहीं। बहरहाल तो जब कांग्रेस पार्टी मैंने भारतीय जनता कैंडिडेट पार्टी खड़े के किया है, साथ तो वो जरूर तय कर मतदान लेंगे कि नहीं किसके साथ करेगी। कहाँ जाना है। मतदान में भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस नहीं जाएगी। आप में से जिसे जिताना होगा वो नहीं जाएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। राजू जी जल्दी से फाइनल कमेंट दे दीजिए अपना कि ठीक है राजू जी जल्दी से फाइनल कमेंट दे दीजिए अपना कि आखिर अब करेंगे क्या आप लोग। क्या ये जो 5 लोग 8 लोग बाहर गए हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी क्या? गए हैं कि नहीं गए हैं ये तय होगा। नहीं था। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अभी तो भाई नहीं साहब है। गए कहाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है, ठीक है, बहुत ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर के राज्यसभा का जो रण है वो चौसर पूरी बिछ गई है और अपने अपने हिसाब से घोड़े और हाथियों को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब कौन किसको मात देगा इसमें ये देखना काफी दिलचस्प होगा। एक और विपक्ष जहां बहुजन समाजवादी पार्टी को भाजपा की बी टीम बता रहा है और मिल करके एक अपने बसपा के उम्मीदवार को जिताने की बात कर रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष विपक्ष पर आरोप लगा रहा है। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर इसी तरीके चलता रहेगा और बसपा के जो 8 विधायक आज बाहर गए हैं उनकी भी स्थिति अभी पूरी तरीके से क्लियर नहीं है क्योंकि वो खुद सामने नहीं आए हैं। अब क्या होगा ये रुक करके थोड़ा देखना पड़ेगा। 9 तारीख को पता चलेगा किसकी हुई जीत और किसकी हुई हार। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।